हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर 7 है, जिसका नाम है अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। ठीक है। रोशन के रुपए। जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिले। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था। उसे एक नया सीडी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छू कर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा, आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं। ठीक है। ये एक लड़की है रोशन। ठीक। वो जब चित्र को देखती है शेर का, तो वो सोचने लगती है आखिर ये चित्र क्यों बने हैं। हम लोग भी ये सोचते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं, उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। कहाँ? सारनाथ में। ठीक। इस विषय में तुमने अध्याय 6 में पढ़ा पढ़ा था आपने। ठीक है। शेरों वाला स्तंभ शीर्ष, ये देखिए शेर वाला स्तंभ शीर्ष आपने देखा होगा। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। इसके पहले कि हम यह जानने की कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। ठीक। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, उसकी स्थापना उनके दादा दादा कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति, चाणक्य को तो आप जानते ही होंगे, कौटिल्य। ठीक। एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र में मिलते हैं। चाणक्य की किताब पूछते हैं, उसका क्या नाम था? अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। ठीक। वंश। अब वंश किसे कहते हैं? चाणक्य के आपका नाम तो पता होगा, उन्हें कौटिल्य भी कहते थे। ठीक। उनका असली नाम क्या है, आप ये कमेंट में बताइएगा। वंश। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं, तो उन्हें एक वंश को कहा जाता है। ठीक है, यह आप जानते ही होंगे। जैसे कि मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, उसका बेटा बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र कौन? अशोक। ठीक। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। ठीक। मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया है। ठीक, ये देखिए, इन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया था। कौन? तक्षशिला, उज्जैन और पाटलिपुत्र। ठीक। ये क्या थे? नगर थे। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत में दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। ठीक। ये कौन 3 राज्य थे? पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला। ठीक। जिसमें तक्षशिला कहाँ पड़ता था? उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। ठीक। और दूसरी तरफ जो उज्जैन था, वो उत्तरी भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते पे पड़ता था। और जो और तीसरा कौन सा बचा? पाटलिपुत्र, उज्जैन। ठीक। उज्जैन पड़ता था, पाटलिपुत्र भी उधर ही पड़ता था। ठीक। पाटलिपुत्र आप ये देख लीजिए, इधर बिहार की साइड, बिहार में पड़ता है। ठीक। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों पशुपालकों के गांवों में बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। ठीक। मध्य भारत मतलब मध्य प्रदेश की तरफ आप भी आज भी जाएंगे यहाँ कहीं, तो जंगल आपको बहुत मिलेंगे। ठीक। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहां पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। ठीक। ये देखिए एक बार फिर से, ये ऊपर यहाँ क्या लिखा था? जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं, उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। उन देशों के नाम बताओ जहाँ अशोक के अभिलेख मिले हैं। भारत के कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य से बाहर थे? ठीक। ये देखिए, यहाँ जहाँ रेड पॉइंट है, यहाँ पे अशोक के शिलालेख मिले हैं। और यहाँ से यहाँ तक तो भारत में थे, लेकिन जैसे यहाँ देखिए पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरफ कंधार, यहाँ से कहीं बाहर भी शिलालेख मिले। मतलब भारत देखा जाए तो पहले कुछ यहाँ से पूरा यहाँ तक था। ठीक। पूरा ये आगे बढ़ते हैं। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न था? ठीक। राज्य और साम्राज्य, साम्राज्य इसका मतलब क्या था?
राज्य मतलब होता है एक छोटा सा राज्य, ठीक। उसके राजा, साम्राज्य माने बहुत से राज्यों का राजा, ठीक, पूरा साम्राज्य, ठीक। चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती थी, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधनों की जरूरत होती थी। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत होती थी, ठीक, होती है। साम्राज्य का प्रशासन, ठीक। अब कैसे वो लोग प्रशासन अपनी शासन करते थे? क्योंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। कहाँ? पाटलिपुत्र और उसके इलाकों में। इसका मतलब हुआ कि इस इलाके के गांव और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों, व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देते थे, ठीक। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेश वाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। संदेश वाहक वही जो संदेश इधर उधर से पहुंचाते हैं। और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। जासूस जो अधिकारियों थे, उनके भी कार्यकलाप भी रखते थे कि वो जासूस कार्य अपना कर भी रहे या नहीं। इन सबके ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था, ठीक। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल माने गवर्नर बना कर भेजा जाता था। कहाँ? वहीं पाटलिपुत्र क्षेत्रों में नियंत्रण रखते थे और अक्सर क्या कहते थे, वहां के जो क्षेत्र थे वहां पर राज्यपाल किसको? अपने राजकुमार को बना देते थे, ठीक, बनाकर भेजते थे। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था, ठीक। इन जगहों पर प्रादेशिक प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, ठीक, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते, उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में लिखा गया है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने की कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। ये देखिए इंपॉर्टेंट है। उस समय पूछ सकते हैं कि उस समय, ठीक, मौर्य काल के समय जो कंबल थे वहाँ कहाँ प्रसिद्ध थे और कीमती पत्थर कहाँ प्रसिद्ध थे? तो उत्तर पश्चिम कंबल के लिए प्रसिद्ध था, ठीक। उत्तर पश्चिम की साइड में भारत जो था कंबल के लिए प्रसिद्ध था और दक्षिण भारत के सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था, ठीक। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे, ठीक। अब नजराना क्या होता है ये देखिए, ठीक। जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे, ठीक। नजराने जैसे आप देखते होंगे कि मूवीज में देखते होंगे कि जब कोई राजा होता होगा तो कोई अगर उसके दरबार में आता होगा तो नजराना लेके आता होगा, ठीक, कोई गिफ्ट या कुछ भी अपने अपने हिसाब से देने के लिए, ठीक, तो उसे नजराना कहते हैं। राजधानी में सम्राट देखिए, मेगास्थनीज कौन था? चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिमी एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकट का राजदूत, ठीक। ये देखिए इंपॉर्टेंट है कि पूछ सकते हैं मेगास्थनीज कौन था, पहला क्वेश्चन। तो कौन था? वो पश्चिम एशिया का निवासी था जो कि राजा जो सेल्यूकस थे उनका राजदूत था। कहाँ आया था? भारत, ठीक। किसके शासन काल में आया था? ठीक, ये भी पूछ सकता है। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं पूरा। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया है। यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में लाया जाता है, ठीक। वो यहाँ का वर्णन कर रहा है कि कैसे राजा रहते हैं, कैसे उनका आवागमन यहाँ से वहां तक कैसे वो सब करते हैं, कैसे उनका स्वागत किया जाता है, ठीक। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश न करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे, ठीक। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे, ये भी आपने सुना होगा। अकबर की भी आप अगर योद्धा अकबर देखते हैं तो उसमें ये भी आपको देखते हैं कि खाना पहले उनका एक आदमी चखता था
और वो एक कमरे में ज़्यादा दिन नहीं रुकते थे, ठीक, कमरा बदला करते थे, ठीक। अच्छा, कमरा क्यों बदलते रहते थे? अगर एक ही कमरे में रहेंगे तो दुश्मन को पता चल जाएगी कि ये इस कमरे में है और आराम से जाके मार देगा। और अगर वो रोज़ कमरा बदलते रहेंगे तो दुश्मन जान नहीं पाएगा जल्दी कि कौन से कमरे में आज होंगे, ठीक। और पाटलिपुत्र कहाँ है? आधुनिक पटना में के बारे में। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। कौन? पाटलिपुत्र। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें क्या है 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिले वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है, ठीक, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसे से घिरा है, ठीक। राजा द्वारा खाना खाने के पहले खास नौकर उसे खाने को क्यों चखते थे? देखिए ये क्वेश्चन पूछ लिया है, अभी मैंने बताया आपको। पाटलिपुत्र मोहनजोदड़ो से किस तरह भिन्न था, ठीक। अब अगर मोहनजोदड़ो के बारे में आपने पढ़ा है और पाटलिपुत्र के बारे में पढ़ा तो आप जान सकते हैं कि मोहनजोदड़ो कैसे भिन्न था। वहाँ की नालियाँ, वहाँ का स्नानागार, ठीक, यहाँ का कैसा क्या होता था उसके बीच में आप तुलना कर सकते थे। वहाँ कैसे क्या नेचर था, यहाँ का कैसा नेचर था, ठीक, कैसी प्रकृति थी, यहाँ की कैसी प्रकृति है, ठीक, उसके बारे में आप देख सकते हैं। लिखा है संकेता अध्याय 3 में, देखो आप पहले इसको देखिए। और अगर आपको मोहनजोदड़ो को पता है तो बहुत अच्छा, नहीं पता तो आप एक बार चैप्टर 3 में पढ़ के तुलना कर सकते हैं, ठीक। और अंत में जंगल, ये तो हो गया था। अशोक एक अनोखा सम्राट, नहीं 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 ये नहीं हुआ था, ये कहाँ तक थे? हाँ यही हुआ था। उसके बाद और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहाँ रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीजों को लाकर दे, ठीक। यही लोग किया करते थे भाई, सबको अपनी अपनी कर के रूप में दिया करते देते थे राजा को। अशोक एक अनोखा सम्राट, ठीक। अशोक कौन था? अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की, ठीक, पत्थर पर उकरवा के हर जगह रखवा दिया। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये पूछ सकते हैं कि की अशोक ने ज्यादातर अपने इस भाषा में लिखवाए हैं अभिलेख, तो प्राकृत भाषा में। वो कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि, ठीक। ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप। और किसके काल में पढ़ा था? अलाउद्दीन खिलजी के काल में शायद। आप एक बार चेक करिएगा। यहाँ पे अपने यहाँ सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा था, ठीक। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात की, कलिंग का युद्ध तो आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो आज यहाँ पे देखिए। राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? अच्छा, क्यों हुआ दुख? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में मारे जाते हैं, ठीक, या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैं धर्म, धर्म क्या चीज है? धर्म, ठीक। धर्म यहाँ पे धर्म, धर्म का मतलब धर्म है। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते कि धर्म क्या है, ठीक। तो अशोक के टाइम का था जिसका मतलब धर्म था, ठीक। पालन करने एवं दूसरों की रक्षा, इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया, ठीक। मैं मानता हूं कि धर्म वही धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण करा रहा हूं कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें, ठीक। इसके बदले में उन्होंने यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए, ठीक है। धर्म, कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचारों में कैसे परिवर्तन हुआ, आप देखिए। यहाँ पे लिखे देख लिखा धर्म संस्कृत शब्द है, ठीक, जिसका क्या प्राकृत रूप क्या है? धर्म, ठीक। धर्म क्या है? संस्कृत शब्द, और धर्म क्या है? प्राकृत, ठीक। तो उस राजा क्या कहते थे कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो उनके अंदर क्या परिवर्तन हुआ? वो उन्होंने आज से तय कर लिया था कि आज से मैं किसी को नहीं मारूंगा और नहीं कभी युद्ध करूंगा। युद्ध करूंगा लेकिन किसी को मारूंगा नहीं। अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है, ठीक। देखिए इंपॉर्टेंट है लाइन कि कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। मानचित्र 5 पृष्ठ 68 देखो, ठीक।
अब मानचित्र 5 पृष्ठ 68 हम लोग देखते हैं। 68 कहाँ है? 68 ये है हमारा 68। देखिए ठीक, यहाँ पे है कलिंग, ये देखिए ठीक, समुद्र के किनारे। वही क्या कह रहा है कि कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा माने दिक्कत हो गई थी। ठीक, उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। ठीक, ये क्या चीज है? उत्कृष्ट पालिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो, यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्ति कला का एक नमूना है। ठीक, देख लीजिए बैल कितना अच्छा बना है, बैल एकदम पहले जिसे बैल बनाया है। अशोक का धर्म क्या था? ठीक, धर्म क्या था? अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा की निर्देश दें। ठीक, वे बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थे। इससे पहले मैंने आपको बुद्ध के बारे में पढ़ाया था। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। उनके अलावा परिवार में पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। ठीक, एक राजा का कर्तव्य ही होता है कि अपनी प्रजा को कैसे रखे। इसलिए उन्होंने धर्म महामांत नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह पर जाकर क्या करते थे? धर्म का शिक्षा देते थे। ठीक, धार्मिक बातें बताते थे और उन्हें शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेशों को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। ठीक, जो खुद नहीं पढ़ सकते थे वो राजा के संदेश सुनाए दूसरे को जो पढ़ नहीं सकते। ठीक, अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, ठीक, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में दूत भेजे। ठीक, बाहर भी भेजे थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन भी बन सकता है कि अशोक ने अपने दूत कौन से देशों में भेजे, मतलब भारत के अलावा और भी कौन कौन से देश थे ये पूछ सकता है। तो कौन? सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में भी भेजे थे। ठीक, पृष्ठ संख्या 76 से 77 पर दिए गए मानचित्र 6 में इन क्षेत्रों को पहचानने का प्रयास करो। अब क्षेत्र कहाँ है आगे हम लोग अभी देखेंगे, क्षेत्र पेज नंबर पर। ठीक, तो हमको लगता है क्षेत्र पेज नंबर है नहीं इसमें, है। ठीक, आइए देख ही लेते हैं। ठीक, मिस्र कहाँ है, कहाँ पर क्या है? ये क्षेत्र है 77। ये अपना है भारत, ये हिमालय पर्वत है। ठीक, अरब सागर, सिंधु नदी। ठीक, ये क्या लिखा है यहाँ पे? चीनी, भारतीय, ईरानी, अरबी, यूनानी तथा रोमन व्यापारियों ने इस आदान प्रदान में भाग लिया। ठीक, दक्षिण भारत के पत्तन मतलब काली मिर्च तथा अन्य मसालों के लिए निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। ठीक, दक्षिण भारत क्या करता था? पत्तन काली मिर्च और अन्य मसाले भी निर्यात करता था। मानचित्र में पोडुका कहाँ है? दक्षिण भारत में। ठीक, दक्षिण भारत में ये देखिए पोडुका। ठीक, अरिकामेडू का यह रोमन नाम था। पोडुका क्या था? अरिकामेडू का यह रोमन नाम था। द टाइम्स ऑफ एटलस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री से ये लिया गया है। कहाँ थे? हैमंक इंक, न्यू जर्सी, 1986, पृष्ठ 70 से 71 पर आधारित। ठीक, तो ये देखिए इसमें आप एक बार गौर से देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, फिर इसमें हम लोग ढूंढेंगे क्या ढूंढने को कहा था? सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका। तो श्रीलंका तो हमारे भारत के ही पास है। ये देखिए श्रीलंका है। ठीक, यही मिस्र है। ठीक, इधर कहीं होगा मिस्र। ठीक, यहीं से यही इसी में है। आप अपनी एटलस में और साफ साफ देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए सेलूसिया। ठीक, फारस, ये देखिए यहीं से आते थे लोग, फारस की खाड़ी। ठीक, आप एक बार इनको देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। किसने? अशोक ने। अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब भी वे बीमार होते हैं तब उनके बच्चों की विवाह होता है। ठीक,
बच्चों के जन्म और जब यात्रा शुरू करते हैं तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ठीक, ये कर्मकांड किस काम के नहीं, ठीक, किसी काम के नहीं है। उन्होंने माना है कि जैसे आज लोग बर्थडे मनाते हैं, वो लोग बस थोड़ा खुशियाँ खुश होने के लिए मनाते हैं, उसका मतलब कोई नहीं है। बर्थडे का मतलब क्या है, जिंदगी का 1 साल कम हो गया। ठीक, पहले आप 12 साल थे, ठीक, उसके बाद और आगे बर्थडे आ गया, मतलब आप 1 साल बढ़ गए। ठीक, तो 1 साल धीरे धीरे कम ही होता जा रहा है। जैसे आप 80 साल जिएंगे तो आगे होते बढ़ते बढ़ते कम होता जा रहा। ठीक, तो ये जो राजा थे क्या मानते थे, ये कर्मकांड किसी काम के नहीं। ठीक, इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज्यादा फलदायी होगी। ये अन्य प्रकार की रीतियां क्या हैं, ये हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना। ठीक, यहाँ पे बर्थडे मैंने उदाहरण बताया है। ठीक, इसको इससे मतलब तुलना करिएगा थोड़ा। ठीक, इसके बदले यदि लोग रीतियों को अपनाने वह ज्यादा फलदायी होगी। ये अन्य प्रकार की रीतियां क्या हैं, ये हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तय तथा श्रमणों को दान देना। ठीक, ये सब कुछ होता ही नहीं, थोड़ा बहुत होता है, वो भी दिखावटी के लिए। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत है। ठीक, ये चीज कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक, हमारे दैनिक जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, पेपर के लिए तो इंपॉर्टेंट थोड़ा बहुत है नहीं, लेकिन दैनिक जीवन के लिए ये अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरे धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत है। ठीक, जो लोग अपने धर्म की प्रशंसा कर रहे हो, ठीक, या दूसरे धर्म की निंदा कर रहे हो, समझ जाइए वो इंसान सही नहीं है। ठीक, वो आपको कोई अच्छा बात नहीं बता सकता। ठीक, वो बस आपके अंदर बुराई पैदा कर रहा है दूसरे के प्रति। ठीक, तो बुराई इससे इसी को कहते हैं। ठीक, जो दूसरों को अच्छा होने का संदेश दे, ठीक, और हर जगह अच्छाई ढूंढे, वही अच्छा इंसान होता है। ठीक, हर किसी को दूसरे धर्म की आदर करना चाहिए। ये देखिए यही चीज कही गई है। यदि कोई अपने धर्म की बढ़ाई और दूसरे धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म का ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक, इसलिए लेकिन आज क्या होता है, हर कोई मेरा धर्म महान है, मेरा धर्म महान है कहता रहता है। ठीक, इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। ठीक, अब ये देखिए क्या लिखा है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा, उनके धर्मादेश आज भी उस हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिन्हें से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक, ये हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं। ठीक, अशोक ने धर्म के विचारों को दूर दूर फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक है। ठीक, अशोक के संदेश के उन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक है, बताइए। इन्होंने कितने अच्छे संदेश दिए। ठीक, ये ऊपर लिखा कि दूसरे धर्म की निंदा ना करें, अपने धर्म की प्रशंसा भी ना करें। ठीक, हर किसी को अच्छी अच्छी बातें बताएं। ठीक, अब ये इधर क्या लिखा, ब्राह्मी लिपि। आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई। ठीक, ब्राह्मी लिपि, ठीक, लिपि है, ये भाषा नहीं, लिपि है। ठीक, यहाँ आप आ अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं। ये छोटा आ है, आरंभिक ब्राह्मी ये है, देवनागरी हिंदी ये है, बंगला ये है, मलयालम और तमिल। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्यत्र मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। ठीक, इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। ठीक, चीन की दीवार का मेन कारण यही था कि जो पशुपालक थे उनसे रक्षा करना था। ठीक, अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चल रहा था क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है। ठीक, 6400 किलोमीटर लंबी, सोचिए, पूरी चीन को घेरे लंबी है, तथा पत्थर और ईंट से बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। हर 100 से 200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए एक बुर्ज बने हुए हैं। ठीक, बुर्ज, ये इसे कहते हैं बुर्ज। ठीक है, 100 से 200 मीटर पर यहाँ देखिए बने हुए बुर्ज, निगरानी के लिए बुर्ज बने हैं। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैये से कैसे भिन्न था, आप सोचिए। ठीक, हर कोई राजा चाहता है कि हमारा राज्य जो है सही रहे, सलामत रहे, कोई भी विदेशी या कोई भी हमारे ऊपर हमला ना कर सके। वो हर तरह अपने को सुरक्षित रखना चाहता है। ठीक, जैसे हमारे यहाँ गयासुद्दीन बलबन, अगर आप पढ़ेंगे आगे, उन्होंने क्या किया था, पुलिस चौकियों का निर्माण कराया था। ठीक, सबसे पहले
उपयोगी शब्द क्या है? साम्राज्य जानते ही हैं, राजधानी ठीक वो भी जानते हैं, अधिकारी वो भी ठीक, संदेशवाहक जो संदेश पहुंचाए इधर उधर से, प्रांत ठीक, प्रांत जैसे हर एक प्रांत में बटे होते हैं ठीक, जैसे प्रांत और राज्य एक ही होता है, जैसे छोटे छोटे राज्य होते हैं उनके प्रांत होता है, उसका कोई अधिकारी होता है ठीक, उन्हें हम इक्ता या अक्तादार कहते हैं ठीक, धर्म धर्म होता है ठीक। अब कल्पना करो क्या तुम कलिंग में रहती हो और तुम्हारे माँ बाप को युद्ध में काफी दुख उठाने पड़े, अभी अभी अशोक के दूत धर्म के नए विचारों को लेकर आए हैं, आप अपने माता पिता और संदेश वाहकों के बीच बातचीत का वर्णन करो ठीक। वो क्या करेंगे, आपको धर्म के बारे में बताएंगे ठीक, कि हमें धर्म का पालन करना चाहिए, अच्छा बुरे के बारे में बताएंगे ठीक। तो आप उनसे बातचीत का वर्णन करिएगा ठीक, ये आप अपने हिसाब से सोचिएगा ठीक। मैं तो कुछ और सोचता हूँ, आप भी कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन ढंग का कुछ सोचिएगा। मौर्य साम्राज्य में विभिन्न काम धंधों में लगे हुए लोगों की सूची बनाओ। अब ये क्वेश्चन है, आप करिएगा ठीक। ये देखिए आपने ढंग से पढ़ा होगा तो आप कर सकते हैं ठीक। ये क्या लिखा था, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां मौर्य साम्राज्य की शुरुआत आज से कब से हुई थी, 2300 साल पहले, और उससे पहले क्या हुआ था, ये देखिए 2400 वर्ष पहले जो है चीन की दीवार बनी थी ठीक। इसकी इंपॉर्टेंट ये है, ये पूछ सकते हैं चीन की दीवार के बारे में कि किसने बनाया था, कितने किलोमीटर लंबी है, 6400 किलोमीटर ठीक, और कितनी दूर पर इसकी जो है वो बनाए गए हैं बुर्ज, तो 100 से 200 मीटर की दूरी पर ठीक, ये बहुत चौड़ी है। ऐसा लोग कहते हैं, मुझे पक्का पता नहीं, लेकिन ऐसा लोग कहते हैं कि इतनी चौड़ी है कि इस पे 7 घोड़े एक साथ दौड़ाए जा सकते हैं ठीक, इतनी चौड़ी है ये दीवार। ठीक ये देखिए, ये क्या, ये लाल रेड रेड ये क्या दिखा रहा है, ये है मार्ग, ये मार्ग चीनी शासकों के नियंत्रण में थे ठीक, ये मार्ग चीनी शासकों के नियंत्रण में थे ठीक। ये जो ग्रीन था यहाँ पे देखिए ये मार्ग कैसे दिख रहे हैं ठीक, जो चीनी शासकों के नियंत्रण में थे ठीक। कैसा था देखिए, हल न लाल था न वैसा था। ये देखिए ये सिफोन एक बताना फारस की तरफ, फारस की खाड़ी, अपने यहाँ भारत में व्यापार इधर से ही वो पहले लोग करते थे, फारस की खाड़ी होते हुए अलेक्जेंड्रिया की तरफ से होते हुए आते थे भारत में ठीक। ये मार्ग कुषाणों के नियंत्रण में थे, अध्ययनों में हम ये पढ़ेंगे ठीक, जो ग्रीन से बने हैं ठीक। ग्रीन से कौन, ये देखिए यूराल नदी इधर ही ठीक। ये महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग थे, ये समुद्री मार्ग हैं कुछ इसमें। ये मार्ग ईरान कहाँ है, फारस में है ठीक, फारस कहाँ है, ये देखिए यही है ईरान ठीक, के शासकों के नियंत्रण में थे, जो रेड से बने हैं। और ये जो इस कलर से बने हैं इन मार्गों पर रोमन शासकों का नियंत्रण था ठीक, ये वाले रोमन शासकों का नियंत्रण था इनमें ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए मंगोलिया अपना, चीन, भारत ठीक। ये हमने एक बार पढ़ा था, फिर से पढ़ लेते हैं। चीनी, भारतीय, ईरानी, अरबी, यूनानी तथा रोमन व्यापारियों ने इस आदान प्रदान में भाग लिया था ठीक, आदान प्रदान आयात निर्णय था। दक्षिण भारत के पत्तन, काली मिर्च तथा क्या अन्य मसालों और काली मिर्च के लिए अपना दक्षिण भारत प्रसिद्ध था ठीक। और ये लोग क्या करते थे, पोड़ुका, पोड़ुका ये देखिए पोड़ुका आ रहे ठीक, ये देखिए पोड़ुका। तो यहाँ क्या होता था, अरिकामेडू का यह रोमन नाम था ठीक, अरिकामेडू जो थे यह रोमन नाम था, इसके बारे में हम अध्याय में पढ़ेंगे ठीक। आगे की बात ये क्या है, लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया ठीक, साथ ही अन्य जगहों पर भी, यहाँ भी हो गया था और अन्य जगहों पर भी कई नए राज्यों का उदय हुआ। पश्चिमोत्तर में तथा भारत के कुछ भागों में करीब 100 सालों तक हिंद यमन राजाओं का शासन रहा ठीक। अब ये देखिए, चाहे जितना भी महान, चाहे जितना भी अच्छा, चाहे जितना भी शक्तिशाली राजा हो, उसका पतन तो हो ही जाता है ठीक। आप ये समझिए कि जो भी आया चाहे जितना महान हो, उसका जो अंतिम समय है वो आ जाता है ठीक, फिर धीरे धीरे वो भी डाउन पड़ने लगता है ठीक। ये आज अगर आप किसी चीज़ को देख के परेशान होते हैं कि यार ये कैसे हम झेलेंगे आगे चल के, तो कहा नहीं जा सकता, हर किसी का अंतिम समय आ जाता है, चाहे जितना महान हो, चाहे जितना शक्तिशाली हो ठीक। ये देखिए क्या यहाँ पे लिखा, कई राज्यों का उदय हुआ, पश्चिमोत्तर तथा भारत के कुछ भागों में करीब 100 साल तक हिंद यवन ठीक राजाओं का शासन रहा, करीब के 100 सालों तक।
शासन रहा। इसके बाद पश्चिमोत्तर, उत्तर तथा पश्चिम भारत पर शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। ठीक, इनमें से कुछ राज्य लगभग 500 वर्षों तक टिके रहे। कितने? 500 वर्षों तक टिके रहे, जब तक कि शक शासकों को गुप्त शासकों से पराजय नहीं मिली। शक शासकों और से गुप्त शासकों से पराजय नहीं मिली, तब तो सोचिए 500 वर्षों तक टिके रहे। अध्याय 10 में हम ये चीज पढ़ेंगे। ठीक, शकों के बाद कुषाणों, लगभग 2000 वर्ष पहले की बात है, का शासन स्थापित हुआ। अध्याय में तुम कुषाणों के बारे में और अधिक जानोगे। ठीक, उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेना नायक पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की। शुंगों के बाद कण्व तथा कुछ और वंशों का शासन तब तक चला जबकि तक लगभग 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। ठीक, ये देखें इनमें से कितना इंपॉर्टेंट चीजें बताई जा रही है। ठीक, गुप्त, शक, ठीक, कंठ तथा कुछ वंशों का शासन चलता रहा था। ठीक, ये कुषाण सिक्के हैं, ये हिंद यवन सिक्का है, ये शक सिक्का है और ये सातवाहन सिक्का है। ठीक, तो ये भी थे। ठीक, धीरे धीरे जब सबके राज्य खत्म होने लगे तो आपस में सब लोग लड़ते लड़ते अपने भी राज्य स्थापित करने लगे थे। ठीक, तो ये भी इनसे पूछ सकते हैं हम लोग से बारे में। ठीक, ये एक बार फिर से आप देख सकते हैं। ठीक, हमने देखा कि पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों पर शकों का शासन था। यहाँ पश्चिमी भारत तथा मध्य भारत पर शासन कर रहे सातवाहन शासकों के साथ इनके कई युद्ध हुए। लगभग 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन राज्य लगभग 400 सालों तक टिका रहा। ठीक, 500 वर्षों तक कौन टिके रहे थे? ये देखिए यहाँ पे लिखा था, इनमें से कुछ राज्य लगभग 500 साल तक टिके रहे। ठीक, शक, ठीक, शक जो थे 500 साल तक टिके रहे, ये 400 साल तक टिके रहे। ठीक, और 1700 वर्ष पहले मध्य पश्चिमी भारत में वांग, एक मिनट, हाँ, 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन राज्य लगभग क्या 400 साल तक टिके रहे। और लगभग 1700 वर्ष पहले मध्य भारत तथा पश्चिमी भारत में वाकाटक वंश की स्थापना, शासन स्थापित हुआ। ठीक, दक्षिण भारत में 2200 से क्या 1800 साल पूर्व, ठीक, के बीच चोलों, इसके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे। ठीक, चोलों, चेरों तथा पांड्यों ने शासन किया। ठीक, लगभग 1500 साल पहले पल्लवों और चालुक्य के दो बड़े राज्यों की स्थापना हुई। ठीक, पूछ सकते हैं। ठीक, 2200-1800 साल पहले कौन? चेरों तथा पांड्यों, और 1500 साल पहले कौन? पल्लवों और चालुक्यों के दो बड़े राज्यों की स्थापना हुई। इसके अलावा और भी कई राज्य और राजा थे। इनके बारे में हमें उनके सिक्कों, पांडुलिपियों तथा पुस्तकों से पता चलता है। इन सबके साथ साथ अनेक ऐसे परिवर्तन भी हो रहे थे जिन्हें सामान्य स्त्री पुरुष का महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक, इनमें कृषि का प्रसार, नए शहरों का विकास, उद्योगों तथा व्यापार में प्रगति थी। ठीक, व्यापारियों ने एक तरफ जहां उपमहाद्वीप के अंदर तथा बाहर जमीन के रास्तों की खोज की, वहीं पश्चिमी एशिया, पूर्वी अफ्रीका तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया, ठीक, कहाँ? पश्चिमी एशिया, पूर्वी अफ्रीका तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया। ठीक, मानचित्र 6 देखो। ठीक, मानचित्र 6 में आप देखिएगा, अभी दिखा रहे हैं, ये समुद्री रास्ते भी खुले। ठीक, मानचित्र 6 में आप देखिएगा, ये देखिए इनमें से समुद्री रास्ते भी खोले गए थे। क्या है? समुद्री रास्ते भी खुले, मंदिरों, स्तूपों तथा अन्य इमारतों का निर्माण हुआ, किताबें लिखी गई। ठीक, साथ ही वैज्ञानिक खोजें भी हुई। ये सारी बातें साथ हो रही थी। इस पुस्तक के बाकी हिस्सों को पढ़ते हुए तुम इन बातों का ध्यान में रखना। ठीक, बातों को ध्यान में रखना। ठीक, ये देखिए एक बार मैप हो। ठीक, पश्चिमी एशिया, पूर्वी अफ्रीका से यही सब थी। ठीक, अब इसको 2-3 बार पढ़िए, बस आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, 2-3 बार रिपीट करके देखेंगे। चलिए, आपका चैप्टर फिनिश हुआ। ठीक, धन्यवाद।